नमस्कार, मैं आकाशवाणी वाराणसी से डॉक्टर कैलाश सिंह विकास। आज हम लोग परिचर्चा के रूप में इकट्ठे हुए हैं। चर्चा करेंगे कि युवाओं में अवसाद और उसका निवारण। सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों का भी परिचय करा देते हैं। हमारे बीच में उमेश कुमार शुक्ल जी हैं, जो प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी के हैं। मेरे बीच डॉक्टर दिव्या सिंह, साथ ही में बीएचयू के मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव हैं। इन्हीं के बीच से जानना चाहेंगे कि युवाओं में जो अवसाद बढ़ रहा है उसका कारण क्या है। और डॉक्टर दिव्या सिंह जी, तो हम उनसे चाहेंगे कि आखिरकार युवाओं में अवसाद क्यों उत्पन्न होता है। कैलाश सिंह जी, ये बहुत ही मीनिंगफुल परिचर्चा हो रही है। युवाओं में बढ़ता अवसाद और उसका निवारण। युवा शक्ति है नव चेतना, नव स्फूर्ति आधार। युवावस्था कैसे होनी चाहिए? जीवन की सर्वाधिक ऊर्जावान अवस्था होती है। बहुत ही सुंदर ये समय होता है। अब आज का युवा अभी युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही अवसाद से ग्रस्त हो जा रहा है। ये एक दुखद स्थिति है, विडंबना है। होना कैसा चाहिए था? दृढ़ संकल्पित होना चाहिए था उमेश सर, है ना? बिल्कुल। डॉक्टर लक्ष्मण, उसको धैर्यवान होना चाहिए था, सहनशील होना चाहिए था, स्वावलंबी होना चाहिए था। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, इसको तो हम कहेंगे कि अवसाद की महामारी का शिकार हो रहे हैं। रिसर्च ये बताती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नौकरी नहीं है इस वजह से बच्चा अवसादग्रस्त है या कुछ और है। हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे शिक्षित सफल बच्चे भी अवसादग्रस्त हो रहे हैं। आप आवासीय देखती हैं। जी जी। बच्चे हैं, 24 घंटा आपके साथ रहते हैं जी, आप उनके साथ बिताती। आखिरकार कौन सा ऐसा कारण होता है कि बच्चे अवसाद में चले जाते हैं? जी कैलाश जी, हमारा ऐसा मानना है कि जैसे पहले जमाने की सोच होती थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लेकिन अभी इतनी महत्वाकांक्षा का दौर चल पड़ा है कि हर एक को कुछ और चाहिए, बच्चे से कुछ और उम्मीद है। पढ़ाई सिर्फ मोटी तनख्वाह वाली नौकरी पाने का साधन मात्र बन गई है। शिक्षा चरित्र की, जीवन की, इसकी उपयोगिता नहीं रही। डॉक्टर, इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। इस अंधी दौड़ में हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये उनके जीवन का सच है। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना, संयुक्त परिवार की नींव आपको पता है कि वो तो बिल्कुल ही दरक ही गई है। एकल परिवार, बच्चों की हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी हो रही है। इंतजार करना, सहनशील होना, अपने से आगे और लोगों को रख पाना, धैर्य होना, ये सब गुण आजकल कमजोरी माने जा रहे हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि खुद माँ बाप भी जॉब कर रहे हैं। सोशल मीडिया की गिरफ्त से वो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो बच्चों का तो कहना ही क्या है। एक फोन जो है, इंटरनेट जो है, उस पे हम शाहरुख खान से मोदी जी को सुन रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, प्रतिक्रिया देख रहे हैं, अनफिल्टर्ड। कुछ भी देखा, सुना, डाला, परोसा जा रहा है। बच्चे भी सब देख रहे हैं। जो बच्चे विद्यालयों में आज पहुंचते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं जिससे कि लगता है कि वो अवसादग्रस्त हैं। 2021 में हुए एक यूनिसेफ द्वारा अध्ययन में पाया गया कि भारत के 14% बच्चे अवसादग्रस्त हैं और उनमें से 41% बच्चे ही कोई एक्सपर्ट सपोर्ट चाहते हैं कि उनको अवसाद से निकाला जाए। अन्य समझ में नहीं पाते कि वो अवसादग्रस्त हैं। हमें यह समझने की भी जरूरत है कि बच्चे अवसादग्रस्त हैं कौन। कैसे हम जानेंगे कि यह बच्चा अवसादग्रस्त है? ऐसे बच्चों की पहले तो पहचान हमें स्पष्ट होनी चाहिए। अवसादग्रस्त बच्चे समाज से थोड़ा अलग थलग रहते हैं, एकाकीपन जीवन व्यतीत करते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, या तो अधिक सोते हैं या बिल्कुल सोने में उनका नींद नहीं आती, थके थके से हमेशा लगते हैं, निरंतर उदास दिखाई देते हैं। यह समय कई बार थोड़े से
अवधि तक रहता है, कई बार बहुत लंबे अवधि तक रहता है। मतलब ये कहा जाएगा मनसा वाचा कर्मणा तीनों उनके अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, वो बिल्कुल एक दुनिया से अलग थलग एकाकी जीवन जीने लगते हैं। तो सबसे थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते हैं, इंटरेक्ट कम करते हैं, बातचीत कम करते हैं, और कभी बात करते हैं तो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में भी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत सही है ये। चिड़चिड़ापन उनमें बढ़ जाता है, बिल्कुल। उनके अंदर धैर्य नहीं दिखाई देता है, सब कुछ वो अपने मनोनुकूल ही चाहते हैं। और यह स्थिति उत्पन्न होती है उनके बाल्यकाल से ही के वातावरण से, और यह धीरे धीरे बढ़ते हुए जो उनको पढ़ाया जाता है, जो उनको सिखाया जाता है, उससे विपरीत वातावरण उन्हें देखने को मिलता है। जब वो घर परिवार में होते हैं तो पेरेंट्स का जो आपस में कई बार वो तनाव और विवाद देखने को मिलता है, पड़ोसियों से विवाद तनाव देखने को मिलता है। जब किसी संस्था में जाते हैं तो जो अपेक्षा उनकी होती है कि यह एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए, उसके विपरीत स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिसको वो परिस्थिति अनुकूल नहीं पाने पर सिद्धांत और व्यवहार में बिल्कुल विरोधाभास दिखाई देता है। तब उनको ये लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। जब कुछ भी ठीक नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या इन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, और उनसे अपेक्षाएं परिवार की भी और समाज की दोनों की बहुत अधिक होती हैं। बहुत सब कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उससे उम्मीद किया जाता है कि वो सब कुछ अच्छा करे। बहुत सही बोल रहे हैं। परिवार ये चाहता है, माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा लड़का हर क्षेत्र में एक्सीलेंट हो, जो हम दुनिया में देख रहा है कि यह बहुत अच्छा है वो हमारा लड़का जरूर करे, उनमें सबसे आगे निकले। यदि वो नहीं निकल पाता है तो किसी ऐसे बच्चे से तुलना की जाती है जो कि उस क्षेत्र में आगे बढ़ा होता है, वह तुलना भी उसको हतोत्साहित करती है। और हमारे कोर्सेज सिलेबस अपडेट नहीं हो रहे हैं, मार्केट की और समाज की डिमांड के अनुरूप नहीं है, तो उनको उससे भी वो बच्चे अवसादग्रसित होते हैं। हमारे यहाँ डीएलएड के तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं, बल्कि लगभग 50% स्टूडेंट हैं जो बीटेक करने के बाद डीएलएड कर रहे हैं, और डीएलएड इसलिए कर रहे हैं कि डीएलएड में तो अलाउड है, बीएड में वो अलाउड नहीं है, तो वो मजबूरी में डीएलएड कर रहे हैं। और उनको लगता है कि 4-5 साल हमने जो बीटेक में व्यतीत किया वो मेरा व्यर्थ गया, तो उस बच्चे को अवसादग्रस्त होना ही है, क्योंकि उसका 5 साल की मेहनत, समय सब बर्बाद गया है। अब वो एक नई दिशा में अपना कैरियर तलाश रहा है, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो बच्चा अवसादग्रस्त होगा ही। तो हम लोग ये अब आगे देखें। जब आपने हाई लेवल की बात की तो हमारे बीच में हाई लेवल के भी डॉक्टर उपलब्ध है मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, मतलब मैं एक करके सारे कारणों को बताता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान की जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, या उसके दिमाग में वो जो एक ऑलरेडी एक ख्याली दुनिया बना के रखता है, और जब वो एक्सपीरियंस करता है रियल वर्ल्ड में जाकर के, तो उसके बीच एक कॉन्ट्राडिक्शन पाता है। वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस कुछ और करता है और सोच कुछ और रहा होता है। तो एक तो वहां पे दूसरी चीज ये है कि फैमिली में उसको किस तरीके से एक किसी भी व्यक्तित्व का जो एक विकास होता है वो साइको सोशल, बायोलॉजिकली उसको परिवार, मतलब उसको हेरिडिटी से क्या मिला है, साइकोलॉजिकली पारिवारिक परिवेश कैसा है, और किस तरह की सोसाइटी में वो बड़ा हो रहा है। तो कई बार जो फैमिली में इम्पेयर्ड रिलेशंस होते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, परिवार में परिवार को देख करके बड़ा होता है। दूसरी चीज, वो पढ़ाई में वो स्टूडेंट है तो कितना बेहतर कर रहा है और उसको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी चीज है, सोशल मीडिया के साथ बच्चे आजकल ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आप देखेंगे कि वो घंटों घंटों इंटरनेट के साथ चैटिंग, अलग अलग, बहुत सेकंड लगता है किसी से कनेक्ट करने में बाहर की दुनिया में। एक ऐसे वो वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है जिसकी कोई रियल फेस नहीं है, तो वहां पर अपना वो सारा समय व्यतीत करके और अपना एक्चुअल टाइम जो एकेडमिक्स में देना चाहिए वहां दे करके, उसके अलावा वो कंपेयर करता है वो दूसरे लोगों से कि वो ज्यादा अच्छा कौन है, मेरे में क्या क्वालिटी नहीं है, या रहता प्रेजेंट में है और सोचता हमेशा भविष्य की है। तो ये सारे जो कारण है, अच्छा दिखना, फिल्म, मीडिया, सोशल मीडिया, ये पूरे दिन जो उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन जाता है वो कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन जो होता है ना, उसका जो मन मस्तिष्क जो कहते हैं ना, आपका माइंड बॉडी सोल, आप मन से, अपने शरीर से, आपकी आत्मा से जो जुड़ाव होता है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो वहां पर धीरे 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 वो लो मूड और वो धीरे धीरे वो अपने आप को लोगों से अलग करने लगता है। जैसे वो नेगेटिविटी उसके दिमाग में जब वो बैठती है तो वहां पर वो धीरे धीरे
अपने आप को अलग थलग पाता है या कर लेता है, लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, वो एक कोना पकड़ लेता है, एक घर में ही रहना, सब मिलाकर नकारात्मक दिशा की ओर जाते जाते एकांतवास हो जाता है। और उस एकांतवास में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि खुद को लेकर के नेगेटिव, दुनिया को लेकर के नेगेटिव, भविष्य को लेकर के नेगेटिव, है ना। ये सारी चीजें हैं। अगर जो आप कहेंगे तो मैं थोड़ा इसके लक्षण पे भी मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। आज भी हम उतने जागरूक नहीं है। इसका पहले प्रमाण आप ये देखेंगे कि 1 मिलियन पे 0.3% ही हमारे पास क्लिनिशियन है, साइकाट्रिस्ट है, और लोग इससे बात करने से डरते हैं। शायद पेरेंट्स भी कई बार चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं कि अगर जो कोई ऐसा मानसिक समस्या है और कहीं पड़ोसी को ना पता चल जाए या किसी को मालूम, या रिश्तेदार में ही लोगों को यूं कह लीजिए कि मानसिक दबाव हो जाते हैं कि मेरा बालक इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, छुपाते हैं। जी जी, एग्जैक्टली। ऐसा मतलब करना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है, बिगड़ती नहीं है। जो गार्जियन घर के हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे मालूम होता है कि मेरा बालक इस समय अवसाद में चल रहा है? हाँ, उनके क्या बेसिक लक्षण होते हैं कि जिससे हम ये पहचान कर पाए कि बच्चा अवसाद में है कि नहीं। देखिए, कुछ एक कारण बताता हूँ जो बहुत आम आप पहचान सकते हैं, आम आदमी भी इसको पहचान सकता है। देखिए, एक तो फिजिकल, एक होता है आपका साइकोलॉजिकल, और तीसरा होता है आपका इमोशनल और कॉग्निटिव। इन परिवेश में मैं थोड़ा बात करूंगा। फिजिकल में क्या होता है कि बदन में दर्द रहेगा अकारण, वो सीटी स्कैन करा लिया, वो अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसके शरीर में ना दर्द बना रहेगा, सर में दर्द बना रहेगा, कभी लगेगा बॉडी में, कभी कभी पेट भी खराब होगा, गैस बनेगी, या ऐसा लगेगा कि पैर बिल्कुल भारी हो गए, उठ नहीं रहे। फिजिकल ये एंजाइटी और पैनिक के भी लक्षण हो सकते हैं क्या? पैनिक में थोड़ा अलग तरीके से होता है, उसमें घबराहट, बेचैनी और गला सूखना और हार्ट बीट तेज हो जाना, जी जी, ये होता है, ये एंजाइटी और पैनिक के लक्षण है। बट इसमें जो मैं डिप्रेशन की जो बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि आपको या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी, नींद बहुत कम आएगी, आपको भूख या तो बहुत ज्यादा लगेगी, आप बिंज ईटिंग करने लगेंगे, खाते ही रहेंगे, हर तनाव में ज्यादा खाएंगे, एकदम ही खाना बंद कर देंगे, आप खुद को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे, भविष्य को लेकर नकारात्मक हो जाएंगे, और लोगों को लेकर के नकारात्मक हो जाएंगे। आपको लेकर के आपका जो पहले जिन चीजों में आपको मजा आता था, जैसे पहले आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता था, आपको ग्राउंड में जाकर के खेलना अच्छा लगता था, आपको प्लेजर आना कम हो जाएगा उन चीजों में, आपकी अरुचि हो जाएगी। आप जिनमें पहले बहुत रुचि लिया करते थे, आनंद आता था, वो बिल्कुल आनंद उसमें नहीं लगेगा। आप लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देंगे, आपका मूड हमेशा लो रहेगा, एक नकारात्मक और लो। अकेले में आप चाहेंगे कि मैक्सिमम टाइम अकेले रहे, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको भूलने लगेंगे, छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं आएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, ऐसा लगेगा आप चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप याद नहीं कर पा रहे। ये सारी अगर जो लक्षण दिखे, हमेशा कंधा झुका हुआ, दुखी दुखी, कभी कभी लोग अकारण रोने लगते हैं, वो हर छोटी छोटी बात पर ना उनको दुख होने लगे। हाँ, ये बहुत लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि क्या हो गया इनको अचानक, वो बातें कहते कहते भावुक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे। तो ये सारे अगर जो लक्षण आपको दिखता है और हर बात में ही आपको नकारात्मकता नजर आएगी, ऐसा लग रहा है, तो आम आदमी भी कोई देख करके इस बात को पहचान सकता है कि वो जैसे पहले चेयरफुल रहते थे, जैसे खुश रहते थे, वो अब खुश नहीं रह रहे हैं। जितना पहले वो एंजॉय करते थे, मजा लेते थे अपने काम में, लोगों के साथ, अब वो खुशी उनमें नहीं देखने को मिल रही है। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं अवसाद की तरफ जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अवसाद को हमारे मनोचिकित्सा के उसमें वर्ल्ड में हम एक कॉमन कोल्ड की तरह कहते हैं, एक जुकाम की तरह है। सही वक्त पे इसको पहचान कर लिया जाए तो ये इजीली ट्रीटेबल है। लेकिन जिस घर में माँ और बाप, माने माता पिता, दोनों कहीं से जाप पर हैं, खाने पीने के सारे प्रबंध कर दिए गए, बच्चा स्कूल चला गया, हाई स्कूल इंटर का छात्र है या उससे ऊपर का छात्र है, घर आने के बाद बेटा पढ़ लिए, गार्जियन तो ही नहीं पूछेंगे उनसे, लेकिन उसकी गतिविधि की जानकारी कैसे करें, इस विषय सबसे बढ़िया हमें दिव्या जी से मालूम हो सकता है। ये बताएं इसको। जी कैलाश जी, ये भी जैसा कि अभी उमेश जी ने बताया और डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि
इसके लक्षण कैसे हम पता कर सकते हैं? स्कूल में निसंदेह अब माता पिता तो साथ रहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते थे अगर घर पे रहते और ध्यान रखते, और कई बार करते भी हैं देर सबेर, लेकिन स्कूल में भी इसका समूचा प्रबंध रखा जाता है और ऐसा बताया जाता है स्कूलों को कि उनको क्या करना है। ऐसे में क्लास टीचर की भूमिका बड़ी अहम होती है, और जो बच्चे के दोस्त होते हैं, जो बच्चे के क्लासमेट्स होते हैं, उनकी भूमिका भी बड़ी अहम होती है। जैसा कि अभी उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको शारीरिक रूप से भी परिवर्तन दिखने लगेंगे, पथराई सी आंखें दिखेंगी, बच्चा अकेला बैठा होगा, गेम्स पीरियड में नहीं जा रहा होगा, पुरानी तरह से बच्चों से बात नहीं कर रहा होगा, आइसोलेशन में अलग थलग सा दिखाई पड़ेगा। तो इस बात को हम लोग की टीचर्स ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, और जैसे कि उमेश सर भी बता रहे थे कि टीचर्स ट्रेनिंग का भी ये पार्ट है, और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस तरह से आकलन करना, इस तरह से कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होना बच्चों का जो आया है नया प्रारूप, उसमें भी हम लोग को बहुत मदद मिलेगी इन चीजों को कारगर रूप से डील करने के लिए, ऐसी आशा और विश्वास है। तो इसमें स्कूल का भी एक बड़ा ही जागरूक रोल है और स्कूल काउंसलर का भी। अच्छा, आपके दृष्टिकोण में क्या बच्चों को मोबाइल दे देना चाहिए? देखिए, मैं तो जरूर ये बोलूंगी, विद्यालय है आपका, जी, बच्चों को मोबाइल दे देना चाहिए। जी, मेरी समझ में तो बहुत ही लिमिटेड और बड़ा ही ध्यान से देना चाहिए, और वो भी 8वीं के बाद आप जैसे आप गूगल सर्च करने के लिए 1 घंटे को आपने दिया तो आपको मॉनिटरिंग का भी आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि बस दे दिया। मोबाइल दीजिए, मॉनिटर करिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। कोविड के बाद, जी, कोविड-19 के बाद से जी विद्यालयों में एक ट्रेंड चल गया, ऑनलाइन पढ़ाई। हाँ जी। और ये ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में घर के गार्जियन उनको मोबाइल तो दे दिए, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं किए। और आज की स्थिति में जहां तक हम समझते हैं कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल लेके केवल उंगली चला रहे हैं और गूगल के पीछे पड़े हुए बिल्कुल। हैं। क्या इससे सहमत आप हैं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही बात है, और मैं तो ये भी जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर काउंसलर्स एसोसिएशन है, कि पेरेंट्स टीचिंग के बारे में हम लोग भी पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं, आप लोग भी ऐसे कोर्सेज जरूर चलाएं कि अगर मोबाइल, जैसे अगर हम ड्राइविंग सिखाते हैं बच्चों को तो उसका टेस्ट होता है ना, तब ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो अगर फोन भी दे रहे हैं तो पहले पेरेंट्स की भी मॉनिटरिंग हो कि भाई वो लोग मॉनिटर करना जानते हैं कि नहीं, वो विधिवत ऐप डाउनलोडेड है कि नहीं, कि बच्चा क्या देख रहा है 3 घंटे या 2 घंटे। तो ने मोबाइल अब ले लिया है अपने हाथ में, हमारे अब कंट्रोल में ज्यादातर रह नहीं गया है कि हम उनसे मोबाइल वापस ले लें, और देना हम कहीं न कहीं से हमारी बाध्यता हो गई है। और जब हम उन पे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो एक बड़ा बच्चा, खासकर जो 15 वर्ष की जब एज क्रॉस करता है तो एग्रेसिव होता है, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखी जाए। सच है। ये तो सही है। वो आप उसके कहीं न कहीं अवसाद को आप बढ़ावा दे रहे हो यदि आप इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो वह बेहतर है कि हम उसके बिलीफ सिस्टम को और उसके कोर वैल्यूज को, उसके प्रोडक्टिविटी को हम इनकरेज करें कि वो अपनी वैल्यू को समझे, अपने परिवार की वैल्यू को समझे, अपनी उत्पादकता को समझे, अपने रुचियों को समझे। इसके लिए हम उसके साथ बात करें और उससे इतना इंटरैक्ट करें कि उसकी एक समझ विकसित हो कि वो कैसे और अधिक प्रोडक्टिव हो सकता है। और उसका झुकाव मोबाइल की तरफ न हो करके मोबाइल का उपयोग वो करे, अपनी उत्पादकता के लिए करे, उसका मिसयूज न करे। हमें इस पर फोकस करना होगा। हमें यदि बच्चे में चेंज लाना है तो पहले उसके बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। वह जो क्षणिक सुख में भटक रहा है, बजाय उसको अस्थायी आनंद की तरफ उसे मोड़ना होगा। उसकी उत्पादकता को हमें याद दिलाना होगा कि तुम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो, इसके लिए तुम्हारा ये मोबाइल कैसे यूजफुल है। हम उसके कुछ अच्छे किए गए कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करनी होगी। इस तरह का हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो मोबाइल का अच्छा उपयोग करने लगेगा। एक तरह से मॉनिटरिंग करना भी आवश्यक है। मॉनिटरिंग हम उसको अभी नहीं कर रहे हैं, हम उसको सही दिशा में उसको मोड़ना कह रहे हैं। जैसे ही हम मॉनिटरिंग करने लगेंगे, उसके हम
अवसाद के कारणों को बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं महसूस करेगा कि उसका निरंतर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लक्ष्मण जी से कि आखिरकार इसका उपचार क्या है। शायद ही चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, शायद ही कोई ऐसा इंसान है जो इस मोबाइल का एडिक्शन उसको ना हो। आप 5 मिनट भी दूर नहीं रख पाते अपने मोबाइल को। कहा मैंने सही किया, 2 धारी तलवार है, इसके कुछ अच्छे क्वालिटी भी है तो इसकी बहुत सारी ऐसे डिसक्वालिटीज भी है जो लॉन्ग रन में बहुत नुकसान करती है। देखिए होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज हमारे हाथ में आता है तो उसका एक दायरा तय नहीं होता है कि किस लिमिट तक यूज करना है, क्या यूज करना है। इस मोबाइल और इंटरनेट के वर्ल्ड में ना बहुत कुछ है जो आपके काम का नहीं है। वर्ल्ड में बोला ना कि इसका कोई दूरी, इसका मतलब कोई दायरा नहीं तय है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और छोर नहीं है। पहले दायरा होना चाहिए। तो पहली बात तो दायरा नहीं है कि फोन में उठा रहा हूं तो क्यों उठा रहा हूं और मैंने किस काम के लिए उठाया और उसमें मैंने क्या प्रोडक्टिव किया। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, उमेश सर ने बोला कि फोन उठाया तो उसमें प्रोडक्टिविटी ढूंढे। मैम ने कहा कि 2 धारी तलवार है, जाहिर सी बात है। आप क्या खोल रहे हो, आप तभी फोन उठाओ जब आपको उसकी जरूरत है। आपके पास कोई काम नहीं होता, फोन उठाते हो ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, प्लेजर जिसको हम कहते हैं। और जितना ज्यादा मोबाइल देखेंगे उतना ज्यादा डोपामिन निकलेगा, उतना आपको मजा आएगा। इसको रोकने का सबसे पहला कारण है कि मॉनिटरिंग स्क्रीन लगाइए, कि उसमें आता है आपको वो मोबाइल ये भी बताता है। आप कोई भी एप्लीकेशन जब यूज करेंगे तो उसमें एक ये भी एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप कितना देर तक उस स्क्रीन पे आप समय व्यतीत किया, आपने क्या देखा। तो आप 1 हफ्ते बाद देखिए कि आपने क्या, जैसे लेखा जोखा एक अकाउंटेंट होता है ना कि वो देखता है कि कितना कमाया, कितना गंवाया, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस हुआ। आप ये कभी नहीं देखते, आप कुछ भी उलझुल देखा काम कर रहा है। आपके कहने का उद्देश्य है कि जो मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, सीधी बात है, ऑपरेट एक सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, सेल्फ के ऊपर वो उसका भी अध्ययन करे कि मैंने क्या पाया, क्या खोया। ये रोज क्या आदमी ने क्या देखा, बहुत सही में कितने घंटा यूज किया। और ये पहले से SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो होता है ना, जानना चाहिए कि किसी चीज का अधिकता कहाँ होती है। जैसे होता है ना कि 1 चम्मच तक चीनी तो चलेगा दिन में, पर आप 10 चम्मच चीनी तो नहीं खा रहे, तो कहीं आप शुगर तो नहीं बढ़ा। अच्छा, सोशल मीडिया के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं किसी ये उपाय? अच्छा, ये मोबाइल पर बनी तो बात हो गई कि भाई हम उसमें अपने लगा दे टाइमर, अपना देख ले, लेकिन इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा होता है कि मोबाइल छोड़ने के लिए बेस्ट तरीका है कि उसके ट्रांसवर्स में आप क्या कर रहे हो, उसके अल्टरनेटिव में क्या कर रहे हैं। आप किताब पढ़ सकते हैं कुछ प्रोडक्टिव, आप कुछ नया हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। हैबिट की चलिए मैं अब ये एक नया पेंटिंग सीखूंगा, या मैं सिंगिंग सीखूंगा, या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में सीखूंगा जाकर के, इंस्टेड ऑफ। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो समय आपका मोबाइल के साथ जा रहा था वो आप स्पोर्ट्स में दे रहे हैं या कोई ऐसा एक्टिविटी में दे रहे हैं जहां पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपके स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट कि रात को जब आप सोने जाए ना, मैक्सिमम रात को ना जब फोन सब चीज से लोग खाली होते हैं, फोन उठाते हैं, आप फोन को ना कमरे के बाहर रखिए, है ना। पहले भी जिंदगी चल रही थी, अभी भी आपकी जिंदगी चलेगी। आपको मोबाइल ने नहीं बोला, आपने जिंदगी में शामिल कर लिया मोबाइल को। अब उसी वक्त गुड नाइट ये वो, और आप कई बार ये तय नहीं कर पाते हैं कि मुझे कहाँ किससे कितनी क्या बात करनी है। कई बार लोग बहक भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चैटिंग भी कर डालते हैं, या बहुत सारी चीजें वो उसका मिसयूज जिसको कहते हैं ना करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जब मोबाइल उस बेडरूम में रहेगा ही नहीं, है ना, तो वो आप आराम से सो जाएंगे। 1 दिन 2 दिन आप ऐसा 3 से 4 हफ्ता करके देखिए, बॉडी ऑटोमेटिकली आपको ये फील गुड करने लगेंगे और आप उस फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा चीज रख सकता है, बाहर रख लीजिए, रात को सोते वक्त किताब पढ़ के सोइए, और कुछ अच्छी चीजें, और पूरे दिन आपने क्या बेहतर किया, क्या आपने ऐसी गलती करी जो आपको अगले दिन नहीं करना है, आपने क्या प्रोडक्टिव किया, ये सोचते हुए और इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो आज मिस्टेक मुझसे हुई है कल मैं वो नहीं करूंगा, और क्या कल मुझे गोल सेट करना है उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए आप सोएंगे तो आप एक बेहतर नींद। दिव्या जी, हमको आप ही बताइए जी, परिवार इसमें क्या भूमिका अदा करे? देखिए, ये परिवार का बहुत बड़ा भूमिका होता है समाज के निर्माण में। बिल्कुल, देखिए ये तो पता चल गया हमको कि ये अवसाद जो है युवाओं में एक विस्फोटक रूप ले रहा है धीरे धीरे। लेकिन जैसा कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो इसमें वो व्यक्ति, वो बच्चा और उसका परिवार, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, अभी उतना बड़ा नहीं है कि खुद से
कर पाएगा, तो हमें क्या करना है परिवार के तौर पे, या एक शिक्षक का क्या रोल रहेगा? उमेश सर बता रहे थे कि हम लोग उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि एक प्रोएक्टिव तरीके से वो छोटी छोटी चीजों में अपने को इन्वॉल्व करे। टाइम से सोना, टाइम से जगना, सुबह उठ के थोड़ा सैर करना, घर के कामों में हाथ बटाना, ये चीजें कब से ओल्ड फैशन्ड हो गई? ये तो हमेशा इन फैशन रहनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पसीना बहाना, झुकना, सहज स्वीकार्यता, कृतज्ञता का भाव, रात को सोचना कि 5 अच्छी चीजें हमारे साथ क्या हुई, सुबह भगवान का धन्यवाद देना। ये चीजें परिवार जब करेगा तो बच्चा सहज ही उसको ग्रहण करता है। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कुल पढ़ने और लिखने की हैबिट बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है कोरोना टाइम से। अवसादग्रस्त जो बच्चे होते हैं अपने को एक वर्थलेस, होपलेस फील करने लगते हैं, तो हमें उनको सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनकी वर्थ उनको समझाएं, उनकी वैल्यू उन्हें समझाएं, उनकी प्रोडक्टिविटी का एहसास उन्हें कराएं, उनको एक ऐसी अच्छी इमेज दें जिसे वो सिद्ध करना चाहें, जिसे हम जब तुलनात्मक अध्ययन न करें ना हम बच्चे के साथ बात करें, उनको एक क्वालिटी टाइम दें, पहले उनको समझें कि उनकी अभिरुचियां क्या हैं, उनकी बिलीफ्स क्या हैं, उनकी कोर वैल्यूज क्या हैं। अब उसको समझ करके उसके बाद उसको एक अच्छी इमेज दें कि आपके अंदर ये पॉजिटिव क्वालिटीज है, आप इनका उपयोग करके ये आप अच्छा कर सकते हो। यदि इस तरह की इमेज दें और इस तरह से आप अपनी उत्पादकता बढ़ा करके समाज के लिए वैल्यूएबल सिद्ध हो सकते हो। जैसे ही हम उसको इमेज देने लगते हैं तो फिर वो उत्साहित होता है और एक झटके में उसकी जो सारी निगेटिविटी वॉश आउट हो जाती है, और फिर वो जो भी करेगा, इवन वो मोबाइल यदि रात में भी लेगा तो एक प्रोडक्टिविटी के लिए लेगा, एक उत्पादकता के लिए लेगा, एक अच्छे काम के लिए लेगा, और आपसे वो इंटरेक्ट करेगा, आपसे चीजें छिपाएगा नहीं। तो हमें इतना फ्रेंडली क्वालिटेटिव रिलेशन बनाना होगा कि वो हमसे वो एक फ्रेंड की तरह बात करे, अपने बड़ों लोगों के साथ वो एक मित्रवत व्यवहार करते हुए अपनी हर समस्या और हर अच्छाइयों को शेयर करे। तो हमें बच्चों को एक ऐसा सकारात्मक वातावरण देना होगा जिससे वो अपनी सकारात्मकता को समझे और उसकी अपनी उत्पादकता को बढ़ाए। निश्चित रूप से इस तरीके से हम उसके अवसाद को दूर करने में ज्यादा सफल सिद्ध हो। उसे भारतीय पद्धति में कहा भी गया है, जब बालक बड़ा हो जाता है बिल्कुल तो वो अपने पिता के साथ एक मित्रवत व्यवहार में आता है। बड़े छोटे भाई बड़े भाई बच्चे को समझाने के लिए पहले हमें समझना ज्यादा जरूरी है। जो समझदार वही जिम्मेदार, ना समझोगे कोई जिम्मेदारी। बहुत सही। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये पंक्ति 2 कहना चाहूंगी। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।